हेलो फ्रेंड्स। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको हम पहले ध्यान में रखेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग सीखने से पहले हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि इस प्रोग्रामिंग का यूज क्या है, इसका क्या मतलब है, क्यों हम इस लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सब में ये फीचर मिलेगा आपको, और इसको समझने की कोशिश हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। सबसे पहला टर्म देखिए, बोलता है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेज। ये क्लास का टर्म C++ में आप लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ पर उसी क्लास को हमें पढ़ना है, लेकिन ज़रा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाई जाती है तो रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड होता है हमारा प्रोग्राम। हम प्रोग्राम किसी स्कूल के लिए बनाएंगे, कॉलेज के लिए बनाएंगे, ऑफिस के लिए बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाएंगे, बिजनेसमैन के लिए बनाएंगे। तो कोई भी प्रोग्राम को तो रियल वर्ल्ड में रन करना है, और रियल वर्ल्ड में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक स्कूल के प्रोग्रामिंग की हम बात करें और एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रखने के लिए हमें क्या करना होगा? स्टूडेंट के रोल नंबर की हम बात करेंगे, स्टूडेंट के नेम की बात करेंगे, स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे, और भी बहुत सारे कंटेंट्स हो सकते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड। अब जब इसको सी या C++ के सामान्य प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता था कि हम प्रोग्राम के अलग अलग वेरिएबल को इंडिपेंडेंटली डिजाइन करते हैं कि ठीक है, रोल नंबर है तो इंटीजर डेटा टाइप हम ले लेंगे, अगर नेम है तो हम एरे बना लेंगे स्ट्रिंग टाइप, डेट ऑफ बर्थ है तो इसमें अलग अलग के लिए हम इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे। सवाल है कि ये अब इंडिविजुअल आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो किसी एक स्टूडेंट का रेफरेंस ये कैसे बताएगा? ये तो एक स्टूडेंट से रिलेटेड हुआ नहीं। रोल नंबर हमने रखा 01, 02, 03, नाम अमित, सुमित, अमन, लेकिन ये हमको तो एक साथ बाइंड करने की ज़रूरत है इनको। 25/5/2000। अगर ये एक साथ बाइंड नहीं होते हैं तो रियल लाइफ सिचुएशन में इस डेटा का कोई मतलब ही नहीं है। अगर रोल नंबर इंडिपेंडेंट हो, नाम इंडिपेंडेंट हो, डेट ऑफ बर्थ इंडिपेंडेंट हो, तो कोई किसी के साथ एसोसिएट हो सकता है। तो प्रॉब्लम हमको पहले ही आनी शुरू हो गई। सी लैंग्वेज में ही ये प्रॉब्लम आई थी, तो वहाँ पर इसका सॉल्यूशन हमने क्या किया था? स्ट्रक्चर बनाया था। C++ में हमने क्लास बनाया। तो उसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि हम चाहते हैं और एक अपना वेरिएबल, यूजर डिफाइंड वेरिएबल। आगे जब प्रोग्राम लिखेंगे तब इस बात को हम अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन जब प्रोग्रामिंग की बात होती है तो हमें ये बात जानने की ज़रूरत है कि हमें जो प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल हैं, इंट, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, इन्हीं के सहयोग से हम अपना एक अगर डेटा टाइप डिज़ाइन कर लें तो रियल लाइफ सिचुएशन को हैंडल करना आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इन प्राइमरी डेटा टाइप को यूजर डिफाइंड
स्ट्रक्चर के आधार पर हम अगर कोई नया डेटा टाइप बनाते हैं तो वही है हमारा क्लास। क्लास एक्चुअल में यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा की ग्रुपिंग करके वो एक निश्चित डेटा टाइप डिफाइन करेगा। यहाँ पर हम स्टूडेंट एक डेटा टाइप बना लेंगे और एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें अलग अलग टाइप के वेरिएबल एक कलेक्टिव वे में एक ग्रुपिंग करके रखे जाएंगे, जिससे कोई भी वेरिएबल उस ग्रुप से बाहर नहीं जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है क्लास का। और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है कि रियल लाइफ सिचुएशन है। अब एक केवल हम स्टूडेंट कर दें तो हमें नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट में अगर हम अमित की बात करें तो अमित कोई रियल लाइफ पर्सन है जो स्टूडेंट ग्रुप का है, जो स्टूडेंट है, और उसी से मतलब उसके रोल नंबर होंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ होगा। स्टूडेंट का कोई रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे हो सकते हैं। तो रियल लाइफ अगर हम बोलें तो है ऑब्जेक्ट, जो क्लास के थ्रू बनाए जाएंगे। हम बोलते हैं क्लास इज द इंस्टेंस एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो यहाँ क्लास एक वेरिएबल है जो यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, और रियल लाइफ में जब हम वेरिएबल को रियलिटी में अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में डेटा पर एम्फेसिस होता है। हमने जो अपना डेटा टाइप बनाया उस डेटा टाइप के आधार पर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमें प्री डिफाइंड डेटा टाइप के सहयोग से बनाएंगे, ये तो सही है, लेकिन उस पर हम डिपेंडेंट नहीं होंगे। अब उसके प्रोसीजर पर ध्यान नहीं देना है कि रोल नंबर को कैसे एसोसिएट करना, वो हमने क्रिएट ही किया है, वो ऑलरेडी एसोसिएटेड होगा। तो अब हमारा जो प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है, प्रोग्रामिंग का लॉजिक जो है वो बदलने जा रहा है। अब हमारे लिए डेटा टाइप अपने आप में यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया डेटा टाइप होगा, और इसी डेटा टाइप पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इन्हीं ऑब्जेक्ट की प्रोसेसिंग करेंगे हम अपने प्रोग्राम में। इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे आप लोग फंक्शन देखे होंगे, फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन नेम हम बनाते हैं। अब रिटर्न टाइप की बात हम नहीं करें, और इस फंक्शन को हम यहाँ पर डेटा टाइप भी बनाते हैं, इंट ए बी, और इसके साथ इसको असाइन भी करते हैं, या कुछ ऑपरेशन प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जो आप हम सी की बात कर रहे हैं। सी लैंग्वेज में इस तरह से फंक्शन आप बनाते थे। अब यहाँ पर हम फंक्शन की बात तो नहीं कर सकते जावा में फंक्शन नाम का कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्लास का। तो यहाँ पर हम डेटा टाइप जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं वहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम दे देंगे, और इस क्लास के अंदर जो हम वेरिएबल हैं वो इस क्लास के अंदर है। मतलब हर वेरिएबल के लाइफ टाइम की हम बात करेंगे और उनकी एक्सेसिबिलिटी की बात करेंगे। तो किसी भी क्लास के अंदर के जो वेरिएबल हैं जिनको हम मेंबर वेरिएबल बोलते हैं, वो मेंबर वेरिएबल बाहर किसी क्लास के द्वारा एक्सेस नहीं किया जाएगा। अगर इस वेरिएबल को एक्सेस भी करना है तो इन्हीं के फंक्शन, इसी क्लास के फंक्शन के द्वारा उनको एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर 2-3 टर्म आता है। सबसे पहले डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा है इनकैप्सुलेशन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि विदाउट माइन्यूट डिटेल, हम सिर्फ यहाँ पर बात करते हैं अपने फंक्शन का और उससे संबंधित डेटा का। रन टाइम में उसका क्या वैल्यू होगा, उसके अंदर क्या क्या है, उन सब की जानकारी नहीं है। हमको सिर्फ जितने जानकारी की ज़रूरत है, जिस फंक्शन की ज़रूरत है, उस फंक्शन की एक्टिविटी को हम जानेंगे। जो डेटा अंदर में है वो ला करके उस फंक्शन को परफॉर्म करके हमें आउटपुट देगा।
तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसमें मोर डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी आप बेसिक तौर पर दिमाग में रखें कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि डेटा का माइन्यूट डिटेल की बात नहीं है, ओवरव्यू है एक, कि ये फंक्शन ये काम करता है। दूसरा होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये हो गया कि अब क्लास के अंदर हम इनको एक साथ ग्रुप बना दिए, अब ये जब भी होगा तो एक साथ रहेगा। किसी भी क्लास का मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को अलग नहीं किया जा सकता, वो एक साथ ही रहेंगे, हमेशा साथ साथ रहेंगे। तो जब भी उसको एक्सेस करना होगा तो हम फंक्शन को कॉल करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस करने के लिए हमको उसी मेंबर फंक्शन की बात करनी होगी। मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए उस क्लास के मेंबर फंक्शन का इस्तेमाल हम करेंगे। तो इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, मतलब जहां डेटा और उसका प्रोसीड्यूर दोनों को हम एक साथ इनकैप्सुलेट कर दिए, एक ही बंडल के अंदर पैक कर दिए। तो यहाँ पर डेटा एब्स्ट्रैक्शन टर्म आएगा, डेटा इनकैप्सुलेशन आएगा। जो प्रोग्राम जब आप बनाएंगे तो स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टर्म आता है इनहेरिटेंस। प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ा समस्या ये आता है कि जब भी प्रॉब्लम अगर सिमिलर टाइप के हो तो सामान्य प्रोग्रामिंग में हमको प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, पूरा का पूरा कोड लिखना होता है प्रोग्राम का। प्रोग्राम के रीयूज करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में है। एक बार आप जैसे फंक्शन लिखते हैं तो बार बार फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे प्रोग्राम में जितनी बार चाहें आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह इस वेरिएबल को, क्लास वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट को आप जितनी बार चाहें कॉल कर सकते हैं। और इसमें इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जब भी यहाँ पर जो भी डेटा है उसको तो आप एक्सेस करेंगे, उसमें चाहें तो एक नया क्लास डिज़ाइन कर लीजिए जिसमें पहले के बेस क्लास के सारे फीचर होंगे, कुछ नए फीचर आप ऐड भी कर सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब पहले के रीयूजेबिलिटी कैपेबिलिटी बढ़ती है हमारे पास। जो पहले से हमारे बनाए गए क्लास हैं उनको आप इनहेरिट कर लें और उनको नए नाम से नए क्लास के रूप में डिग्निफाइड कर दें। ये अलग बात है, वो एसोसिएटेड होंगे अपने पेरेंट क्लास से और नए उसमें वेरिएबल या फंक्शन को आप ऐड कर सकते हैं, प्रोसीजर को ऐड किया जा सकता है। तो पहले से बनाए गए क्लास से एक नया क्लास अगर बनाया जा सके तो इन्हीं को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। पॉलीमॉर्फिज्म, ये बिल्कुल नई टेक्निक है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पाई जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही ये मिलेगा फीचर आपको पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक ही एक्शन के अलग अलग रिजल्ट, रिफ्लेक्शन अलग अलग होगा। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पर हम वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें, उसको एक्सेस करना चाहें, तो हमको पॉलीमॉर्फिज्म में ये बेनिफिट होता है कि डेटा टाइप बदलने से हमारा ऑपरेशन चेंज हो जाता है। इसको आप इस तरह से देखें कि मान लेते हैं एक छोटे से प्रॉब्लम पर हम लोग विचार करें तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगी कि हमारे पास वेरिएबल है ए और बी, और ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 7, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा, 12 होगा। लेकिन ए और बी का अगर वैल्यू हम बदल दें, ए इज इक्वल टू ए और बी इज इक्वल टू बी हम कर दें, डेटा टाइप हम बदल दिए, तो स्वाभाविक है कि ये इंटीजर डेटा टाइप तो नहीं होगा। तो ए और बी अगर हम देंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, तो ए प्लस बी का रिजल्ट ए बी के रूप में मिलेगा।
अब आप बेसिक कॉन्सेप्ट, ये है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का सीधा मतलब है कि अगर डेटा टाइप आप चेंज करते हैं तो ऑपरेशन बदल जाता है। यहाँ पर हमने चूंकि इंटीजर वैल्यू दिया था तो उनका अरिथमेटिक एडिशन रिजल्ट मिला। यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का डेटा हमने दिया है तो कॉन्केटनेशन का काम हो रहा। तो ऑपरेशन तो हमारा एक ही है, इंस्ट्रक्शन सेम इंस्ट्रक्शन पर डेटा टाइप बदलने से हमारा बिहेवियर बदल गया प्रोग्राम में। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फीचर है जिसको बोलते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस तरह के भी फीचर हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम हमारा रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैपेबल है। हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस का फीचर है, पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर है। दूसरा होता है डायनेमिक बाइंडिंग। अब जैसे इनहेरिटेंस की बात हम ले लें तो हम जब अपने पेरेंट्स से कोई एक्सेस करते हैं फीचर, तो उस फीचर को जब तक आप ऑपरेट नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसके विषय में आपको बता पाना बड़ा मुश्किल काम है कि क्या होगा रिजल्ट। तो ये रन डायनेमिक बाइंडिंग मतलब आप डेटा की बाइंडिंग प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम में कर सकते हैं। तो होता है डेटा को ऑपरेट करने के लिए पहले से आप कुछ डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि कंडीशन का रूप वो चेंज करेगा अपने एग्जीक्यूशन के डायरेक्शन को। ठीक उसी तरह डायनेमिक बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है जो रन टाइम बाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये फीचर भी आपको जावा में मिलेगा। और एक और स्ट्रॉन्ग फीचर है मैसेज कम्युनिकेशन। मैसेज कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप इस तरह से देखें कि दो ऑब्जेक्ट है obj1 obj2, ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेज पास कर सकते हैं। अब क्या पास करेंगे, क्या प्रोटेक्टेड है, क्या उनका बिहेवियर है, पब्लिक डेटा है, पब्लिकली जो भी डेटा है उसको शेयर किया जा सकता है। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बीच डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेज कम्युनिकेशन। दो ऑब्जेक्ट के बीच कम्युनिकेशन भी संभव है। तो एक्चुअल में हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम रियल लाइफ प्रोग्रामिंग सिस्टम, रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। ये एडवांस प्रोग्रामिंग टेक्निक है। और जब भी आप फील्ड में जाएंगे प्रोग्रामिंग करने तो आपको निश्चित रूप से इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपको काम करना है। तो सी के डेटा टाइप को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अब तक जो प्रोग्रामिंग का कॉन्टेक्स्ट था हमारा, जो सोच था, उस सोच से बिल्कुल अलग तरीके से हमको सोचना होगा ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ख़ास करके जावा में, चूँकि ये नियरली 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। अब इस तरह के प्रोग्राम को हैंडल करना है तो इसी के आधार पर सोचना भी होगा, इसी के आधार पर हमें काम करने की ज़रूरत होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिन पर हमारा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंड करेगा। तो इनके विषय में डिटेल आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसका सिंपल डिफिनीशन आपको मिल जाएगा नोट के रूप में, हम आपको भेज भी देंगे। और अगर आपके पास कोई भी फंडामेंटल बुक हो जावा की तो वहाँ पर मिल जाएगा, स्पष्ट रूप से दिया रहता है, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी होता है। आप वहाँ से ज़रूर नोट करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि होल प्रोग्रामिंग सिस्टम में इन्हीं कॉन्सेप्ट पर हमारा कंसंट्रेशन होगा। प्रोग्रामिंग के दौरान इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रहे हैं कि हमारा लॉजिक क्या कहता है। लॉजिक कुछ भी कहता हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या कहता है, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर क्या है, ऑब्जेक्ट के बीच कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश हो, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि नहीं, इनहेरिटेंस के फीचर का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम कॉल कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑपरेट कैसे करेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट होंगे जिनमें हम जावा के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर विचार करेंगे। और आज के वीडियो को यहीं छोड़ते हैं। अगले वीडियो में
अब सीधे हम जावा के प्रोग्रामिंग पर बात करेंगे। प्रोग्रामिंग पर जाने से पहले आप लोग अपने सिस्टम में जावा के कंपाइलर को ज़रूर इंस्टॉल कर लें। जावा कंप्लीट जावा डेवलपमेंट की जेडीके के नाम से मिलेगा आपको, और ओरेकल के साइट पर। ये ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है, इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना है। आप ओरेकल के साइट पर जाएं, अपने सिस्टम के कंपेटेबिलिटी के आधार पर जावा के डेवलपमेंट किट को, वो कंप्लीट पैकेज है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्ज तो देना नहीं है। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करेंगे, और जावा को जहाँ भी आप रखना है एक डायरेक्टरी बना करके उसको सेव करके रख लें, और उस सेव करने के बाद उसके बाइनरी फाइल में चले जाएं। बाइनरी फाइल में ही प्रोग्राम को रखने की कोशिश करेंगे, और वहीं से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे। जावा का किसी भी प्रोग्राम को लिखने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जावा के प्रोग्राम को नोटपैड में लिखें, वर्ड पैड में लिखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे बेटर आपके पास है कि कोई भी टेक्स्ट एडिटर रख लें। नोटपैड तो निश्चित रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, वो उपलब्ध होता है आपके सिस्टम में, और नोटपैड से ही प्रोग्राम लिखना आप शुरू करेंगे। और उसको, चूँकि ये कोर जावा की बात है, तो कोर जावा हम डॉस मोड में रन करने की कोशिश करेंगे, और देखने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उन सारे प्रॉब्लम पर अगले वीडियो लेक्चर में हम विचार करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर को यहीं बंद करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को, इस टर्म को आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है, जावा में प्रोग्रामिंग करनी है आपको, तो इन सारे टर्म को याद रखना है, सिर्फ रटना नहीं है, लॉजिक को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ताकि प्रोग्रामिंग में आप अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट के आधार पर सोच सकें। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम की सोच डेवलप करनी है, ताकि आप उस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।